हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु के मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे कि मनु के अनुसार मंत्रिपरिषद के क्या कार्य हैं, उनकी योग्यता क्या है, उनके अधिकार क्या है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मनु ने ये कहा है कि किसी व्यक्ति के लिए सरल कार्य करना अकेले के द्वारा सरल से सरल कार्य करना भी कठिन होता है, इसलिए राज कार्य करने के लिए तो राजा को मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है। मंत्रियों की संख्या अमूमन कितनी होगी, तो इनके बारे में उन्होंने कहा है कि मंत्रियों की संख्या 7 या 8 होगी। सामान्यतः नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता किस प्रकार के लोगों को जो है मंत्री बनाया जाएगा, इसमें मनु ने ये कहा है कि जो शास्त्र ज्ञाता हो, शूरवीर हो, शस्त्र चलाने में निपुण हो, कुलीन हो, इस तरह के व्यक्ति को मंत्री बनाया जाना चाहिए, जो विपरीत परिस्थिति में घबराने वाला नहीं हो और राज्य के प्रति उसकी निष्ठा हो। ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाना चाहिए। मनु ने शूद्र के प्रति भेदभाव करते हुए ये कहा है कि शूद्र को मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। मंत्रियों के कार्य प्रणाली को लेकर उन्होंने ये कहा है कि अपने जो है दायित्वों का निर्वहन करने के लिए मंत्री अपने अधीन अध्यक्षों के माध्यम से राजकार्य संचालित करेगा और समय समय पर उसका ये दायित्व होगा, ये अधिकार होगा कि अपने अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करेगा, समय समय पर उनका मार्गदर्शन करेगा, उनके ऊपर आवश्यक नियंत्रण रखेगा। इसके साथ साथ मनु ने जो मंत्री के कार्य बताए वो ये है कि निसंकोच होकर राजा को परामर्श देना भी मंत्री का कार्य है। अब राजा मंत्रियों के माध्यम से या मंत्रियों के साथ किस प्रकार सलाह मशविरा करेगा, इसके लिए उन्होंने जो कार्य प्रणाली बताई है वो ये है कि राजा मंत्रियों से पृथक पृथक विचार करके और सामूहिक विचार करके दोनों ही प्रकार की विधियों से विचार विमर्श करके कार्य संपन्न करेगा। इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि यदि कोई मामला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जटिल है तो राजा को जो है ये मंत्रणा की
दोहरी स्थिति अपनानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि राजा को पहले पृथक पृथक एकांत में मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए और इसके बाद में सभी से जो है सामूहिक रूप से विचार विमर्श करना चाहिए। उसके बाद में राजा को कोई निर्णय लेना चाहिए। पृथक पृथक परामर्श और सामूहिक परामर्श ये दोनों जो है परिस्थितियों के अनुसार अपनाया जाना, ये विचार विमर्श की जो विधियाँ हैं वो परिस्थितियों के अनुसार अपनाई जानी चाहिए। साथ ही मनु ने ये कहा है कि जो मंत्रणा होती है वो गोपनीय होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि जिस राजा के मंत्र को दूसरे व्यक्ति नहीं जान पाते तो कहते हैं कि कोष से हीन होने पर भी ऐसा राजा पृथ्वी का सुख भोग सकता है। अब मंत्रणा की गोपनीयता बनी रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि किसी निर्जन वन में, एकांत स्थान पर, पहाड़ी पर ऐसे सुनसान स्थान पर जो है मंत्रणा करनी चाहिए। और मंत्रणा के समय राजा को चाहिए कि जड़, गूंगे, बहरे, सुग्गा, तोता, मैना, अत्यंत जो है वो कोई वृद्ध आदमी, स्त्री, मलेच्छ आदि उस स्थान पर न रहें, क्योंकि इनके होने पर वो अपनी मंद बुद्धि के कारण व स्थिर बुद्धि के कारण मंत्र का प्रकाशन कर देते हैं। इसलिए इस तरह के व्यक्ति उस मंत्रणा स्थान पर नहीं होने चाहिए। और अमूमन जो है उन्होंने ये कहा है कि दिन के 12 बजे या रात्रि के 12 बजे जो है बिल्कुल एकदम तनाव रहित होकर मंत्रियों के साथ मंत्रणा करनी चाहिए। और इस तरह से मंत्रणा करने के बाद में राजा को कोई निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद।